हेलो साथियों, आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। चलिए साथियों, हम लोग छात्र अवस्था शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान कक्षा प्रारंभ की थी। उसमें हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक परामर्श व निर्देशन के जो टॉपिक है उसको कवर कर रहे हैं साथियों। तो आज हम बात करेंगे साथियों, सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके थे परामर्श क्या है, परामर्श की विशेषताएँ क्या है, परामर्श के से प्रक्रिया क्या है, परामर्श क्या क्या होता है ना, परामर्श से क्या लाभ होता है, परामर्श की क्या प्रक्रिया है, परामर्श के क्या सिद्धांत है, ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले साथियों परामर्श के प्रकार। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परामर्श के प्रकार, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये। तो चलिए हम क्या करते हैं, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परामर्श के प्रकार में हम लोग पढ़ने वाले हैं। परामर्श के 3 प्रकार होते हैं। देखो साथी, परामर्श के कितने प्रकार होते हैं साथियों? 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है निर्देशित परामर्श। पहला क्या होता है साथियों? निर्देशित परामर्श। परामर्श क्या होता है? यदि हम किसी की समस्या को सुनते हैं, उस समस्या का समाधान करते हैं, तो ये होता है परामर्श। एक होता है परामर्श प्रार्थी और एक परामर्श दाता, 2 प्रकार होते हैं। और एक होता है लक्ष्य, उस परामर्श में क्या लक्ष्य होना चाहिए, 3 चीज़ होता है। देखिए, परामर्श के प्रकार में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है निर्देशित परामर्श, दूसरा होता है अनिर्देशित परामर्श और तीसरा होता है समन्वित परामर्श। 3 परामर्श: निर्देशित परामर्श, अनिर्देशित परामर्श और समन्वित परामर्श। ठीक है, अब देखो, पहला होता है परामर्श दाता आधारित। निर्देशित परामर्श जो होता है किस पर आधारित होता है साथियों? परामर्श दाता पर आधारित होता है। निर्देशित मतलब जो आदमी परामर्श देगा उस पर केंद्रित रहेगा, है ना, क्योंकि निर्देशित परामर्श है, उसके निर्देश में होगा। कहने का मतलब ये क्या है? परामर्श दाता आधारित है। जबकि अनिर्देशित परामर्श क्या रहेगा? परामर्श प्रार्थी पर आधारित रहेगा। जो परामर्श के लिए जाएगा, जो परामर्श पूछने के लिए जाएगा, जो परामर्श करेगा, मतलब मेरे को परामर्श चाहिए, समस्या चाहिए, उस पर आधारित रहेगा। अनिर्देशित में मतलब वो परामर्श प्रार्थी पर आधारित रहेगा। अनिर्देशित में उस समस्या का समाधान वो ढंग से नहीं कर पाएगा, तो परामर्श प्रार्थी पर रहेगा ये समाधान। अनिर्देशित परामर्श उसको बोलते हैं, जो प्रार्थी पर आधारित होता है, जो समस्या लेके जाएगा उस पर आधारित होता है, प्रार्थी पर। अगला है समन्वित परामर्श। अगला क्या है साथियों? समन्वित परामर्श। और समन्वित परामर्श क्या होता है साथियों? दोनों को लेकर चलता है। किसको लेकर चलता है? साथ में दोनों को, समन्वय को लेकर चलता है। दोनों का मेल मिलाप, दोनों का विचारों का आदान प्रदान सही से होता है और दोनों अपनी बातें को अच्छे से रख पाते हैं। ठीक, तो ये समन्वित परामर्श हो गया। आगे बढ़ते हैं, इधर देखो। अब यहाँ पर बात करेंगे साथियों, निर्देशित परामर्श के जनक किसको कहा जाता है? तो E.G. विलियमसन। किसको कहा जाता है? E.G. विलियमसन। निर्देशित परामर्श के जनक किसको कहा जाता है? E.G. विलियमसन। निर्देशित परामर्श के जनक किसको कहते हैं साथियों? E.G. विलियमसन। ठीक है, निर्देशित परामर्श के जनक किसको कहा जाता है साथियों? E.G. विलियमसन को। और अनिर्देशित परामर्श के जनक किसको कहा जाता है? कार्ले रोजर्स। क्या नाम है साथियों? कार्ले रोजर्स। E.G. विलियमसन निर्देशित परामर्श के जनक है। अनिर्देशित परामर्श के जनक कौन है? कार्ले रोजर्स। ठीक है, और समन्वित परामर्श के जनक किसको कहा जाता है? F.C. थॉर्ने। F.C. थॉर्ने। F.C. थॉर्ने। F.C. थॉर्ने को क्या कहा जाता है? समन्वित परामर्श का जनक कहा जाता है। अनिर्देशित परामर्श के जनक कौन है साथियों? कार्ले रोजर्स। इस पे याद रखना है। निर्देशित परामर्श के जनक कौन है? E.G. विलियमसन। अब इसमें हमको क्या ध्यान रखना है? निर्देशित परामर्श जो होता है, ये परामर्श निर्देश किसके अनुसार चलेगा? जो परामर्श देगा, तो वो किस पर आधारित है? परामर्श दाता पर आधारित है। अनिर्देशित में जो परामर्श प्रार्थी रहेगा उस पर आधारित है, इसके जनक कार्ले रोजर्स है। समन्वित परामर्श दोनों के मेल मिलाप से, दोनों के विचारों के समन्वय के साथ चलेगा परामर्श, इसके जनक है F.C. थॉर्ने। F.C. थॉर्ने। इसके जनक निर्देशित परामर्श E.G. विलियमसन। अनिर्देशित परामर्श के जनक है कार्ले रोजर्स। इतना चीज को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब चलिए साथियों, इन सभी को हम क्या करते हैं? बारी बारी से डील पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए, पहला है निर्देशित परामर्श। पहला क्या है साथियों? निर्देशित परामर्श। देखिए, इसे परामर्श दाता केंद्रित परामर्श भी कहा जाता है ना। देखो, मैं बताया हूं, परामर्श दाता केंद्रित परामर्श कहते हैं। परामर्श दाता केंद्रित परामर्श इसको कहा जाता है। ठीक, परामर्श दाता केंद्रित इसको परामर्श कहते हैं साथियों। ठीक है, अब देखो, इस विचारधारा को स्वीकार करने वाला, इसमें देखो, इस विचारधारा को स्वीकार करने वाला परामर्श दाता प्रार्थी की समस्याओं को उनकी बौद्धिक चेतन के उपयोग के द्वारा हल करने में सहायता करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, इसको ध्यान में रखना है। इस विचारधारा को जो स्वीकार करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं? परामर्शदाता जो बोलता है ना, प्रार्थी की जो समस्याओं को उनके बौद्धिक चेतन के उपयोग के द्वारा हल करने में सहायता करते हैं। इसको याद रखना,
किस पर आधारित है ये? बौद्धिक चेतन के उपयोग के द्वारा परामर्शदाता जो है परामर्श प्रार्थी का जो समस्या है उसको सुनता है और उसकी मदद करने के सक्षम हो पाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो इस विचारधारा के को स्वीकार करने वाला परामर्शदाता जो होता है वो क्या बताता है? प्रार्थी की जो समस्या है उसको उनकी बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक चेतन के उसके उपयोग के द्वारा हल करने में सहायता करता है, ऐसा इसका कहना है। मतलब जो बौद्धिक चेतन का उपयोग करके परामर्श जो प्रार्थी आया है सामने, परामर्श लेके, परामर्श जो मांगने आया है, वो उसके बौद्धिक चेतन का उपयोग करके जो परामर्शदाता है, जो परामर्श देने वाला है, वो क्या करता है? उसकी समस्या को बौद्धिक चेतन का उपयोग करके हल करने में सहायता करता है। इतना चीज समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यह उन छात्रों पर केंद्रित है, यह उन छात्रों पर केंद्रित है जो कैरियर बनाने हेतु सलाह या जानकारी चाहते हैं। ये किस पर आधारित है साथियों? ये कैसा परामर्श देता है? ये उन छात्रों पर आधारित है साथियों जो कैरियर बनाने के लिए सलाह या जानकारी चाहते हैं। मतलब कैरियर संबंधी जो गाइडेंस चाहते हैं, अपने भविष्य संबंधी जानकारी चाहते हैं, उनके लिए ये परामर्श महत्वपूर्ण है, निर्देशित परामर्श। इसको ध्यान में रखना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखो, ये तो इसकी विशेषता हो गई, समझो, है ना। ये इसके समझ जाइए, ये महत्व हो गए, है ना, या बोला जाए तो इसका लाभ से रिलेटेड जो पॉइंट है ये यहाँ पर बताया गया है। अब इसमें देखो कुछ चीजें ऐसा होती है जो उचित नहीं होता है, तो उसको नीचे मैं लिखा हूँ, नीचे पॉइंट बना के, है ना। देखिए जैसे यहाँ पर मान सकते हैं उसके दोष बोल सकते हैं या हानि बोल सकते हो, है ना। हम क्या बोल सकते हैं? इसके दोष क्या क्या है या सीमाएं बोल सकते हैं, है ना। इसका क्या है? सीमाएं। इसका जो है जो सीमाएं हम मान के चलिए, इसकी सीमाएं क्या क्या हैं या दोष बोल सकते हैं। देखिए, यह व्यक्तित्व विकास पर बल नहीं देता है। इस पर बल नहीं देता है साथियों, व्यक्तित्व विकास पर बल नहीं देता है। कौन सा? निर्देशित परामर्श, क्योंकि बौद्धिक पर बल देता है, व्यक्तित्व विकास पर बल नहीं देता है। अगला, यह समस्या पर बल और बौद्धिक पक्ष पर बल देता है। किस पर बल देता है? समस्या पर बल देता है और बौद्धिक पक्ष पर बल देता है, व्यक्तित्व विकास पर बल नहीं देता। ये उसकी नुकसान हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ठीक, इसमें देखो, इसमें परामर्श प्रार्थी जो है निष्क्रिय होता है। इसमें परामर्श प्रार्थी क्या होता है? इसकी सीमा हो गया। परामर्श प्रार्थी क्या होता है साथियों? निष्क्रिय होता है। जो परामर्श प्रार्थी है, जो परामर्श लेकर आया है, वो निष्क्रिय अवस्था में रहता है। ठीक, अगला देखो, स्वनिर्देशन का अभाव होता है साथियों। क्या होता है साथियों? स्वनिर्देशन का अभाव, स्वयं से निर्देशित करने का अभाव होता है। किसके में? जो प्रार्थी है उसके में स्वनिर्देशन का अभाव प्रार्थी में पाया जाता है। ठीक है, व्यवहारिक पक्ष की क्या होती है साथियों? आलोचना होती है। वही व्यवहारिक विकास पर, व्यक्तित्व विकास पर बल नहीं दिया जाता है, तो व्यवहारिक पक्ष की क्या हो जाएगी साथियों? आलोचना होती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के ये कह सकते हैं निर्देशित परामर्श जो है, परामर्श जो देता है उस पर आधारित है, और इसमें बौद्धिक पक्ष पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। बौद्धिक चेतन का उपयोग करके उस समस्या को साधन हल किया जाता है। कैरियर बनाने के लिए छात्रों को सलाह दिया जाता है। व्यक्तित्व विकास पर बल नहीं दिया जाता है, यह समस्या पर आधारित फोकस होता है। बौद्धिक पक्ष पर बल देता है, व्यक्तित्व विकास पर बल नहीं देता है। परामर्श जो प्रार्थी होता है वो निष्क्रिय होता है। स्वनिर्देशन का अभाव होता है। व्यवहारिक पक्ष की इसमें क्या हो जाती है साथियों? आलोचना होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आ रहा है? इतना चीज हमको ध्यान में रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगला है अनिर्देशित परामर्श। अगला क्या है साथियों? अनिर्देशित परामर्श। अब इसमें देखो, ये जो परामर्श होता है पूरा टोटली परामर्श प्रार्थी पर केंद्रित होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, किस पर केंद्रित होता है? परामर्श प्रार्थी पर केंद्रित होता है। पॉइंट बना के दे सकता है कौन सा केंद्रित होता है। ठीक, इसमें देखो, इसमें बौद्धिक पक्ष से ज्यादा भावना तथा संवेग पर बल दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें बौद्धिक पक्ष से ज्यादा किस पर फोकस होता है साथियों? भावना तथा संवेग पर फोकस होता है। याद रखेंगे, किस पर फोकस होता है? भावना तथा संवेग पर, उसकी फीलिंग पर, संवेग पर, इस पर फोकस होता है। ठीक, चलिए इसमें प्रार्थी स्वनिर्देशित बनता है। याद रखेंगे, प्रार्थी क्या बनता है साथियों? स्वनिर्देशित बनता है, खुद निर्देश दे सकता है, ऐसा वो बन जाता है। प्रार्थी जो होता है, जो समस्या लेकर आया रहता है, वो खुद अपना निर्देश दे सकता है, ऐसा बन जाता है। ठीक, इसमें कल्पनाओं के अनुसार अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इसमें क्या करता है साथियों? कल्पनाओं के अनुसार अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है।
कल्पनाओं के अनुसार क्या करता है साथियों, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। याद रखेंगे, अपने विचारों के अनुसार, कल्पनाओं के अनुसार अपने व्यक्तित्व का क्या करेगा साथियों, इसमें जो प्रार्थी है वो व्यक्तित्व का निर्माण करता है। ठीक, ये परामर्श प्रार्थी पर आधारित है, बौद्धिक पक्ष से ज्यादा भावना और संवेग पर बल देता है, स्वनिर्देशित बनता है प्रार्थी जो है, और कल्पनाओं के अनुसार इसमें अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। ठीक, चलिए, इसमें जिम्मेदारी जो होती है परामर्श प्रार्थी की होती है। याद रखेंगे, इसमें जो जिम्मेदारी बनती है वो किसकी होती है, परामर्श प्रार्थी की पूरा जिम्मेदारी बनता है। ठीक, अगला देखो, सुनने व समझने पर जोर दिया जाता है। इसमें याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, सुनने व समझने पर क्या किया जाता है साथियों, जोर दिया जाता है। सुनने व समझने पर जोर दिया जाता है। ठीक, प्रार्थी का आत्मज्ञान विकसित होता है। याद रखेंगे, प्रार्थी का क्या विकसित होता है साथियों, आत्मज्ञान विकसित होता है, प्रार्थी का आत्मज्ञान विकसित होता है। चलिए, अधिक समय इसमें, अब ये थोड़ा सा जो है उसकी सीमाएं आ जाएगी, या दोष बोल सकते हैं, है ना, इसकी सीमाएं क्या क्या है, ये तो उसका पूरा जितना भी है सब पूरा उसका महत्व है, लाभ है बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, ये सब उसके लाभ हो गए अनिर्देशित परामर्श के। प्रार्थी केंद्रित हो गया, ज्यादा भावनाओं और संवेग पर फोकस किया जाता है बौद्धिक पक्ष से। प्रार्थी स्वनिर्देशित बनता है, भावनाओं को, कल्पनाओं को के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण करता है, जो सोचता है उसी के अनुसार। जिम्मेदारी प्रार्थी की होती है, सुनने समझने पर फोकस होता है, आत्मज्ञान विकसित होता है। अब देखो, इसमें सीमाएं क्या है, अधिक समय लगता है इसमें। याद रखेंगे, अधिक समय लगता है इसमें ना, क्योंकि व्यक्तित्व का विकास करना है मतलब लंबा टाइम लेगा भाई, है ना। ठीक, परामर्शदाता जो है निष्क्रिय होता है, इसमें परामर्शदाता क्या हो जाता है, निष्क्रिय, लंबा समय लेता है। तो विद्यालय में यह संभव नहीं है भाई, है ना, क्योंकि व्यक्तित्व का निर्माण विद्यालय में संभव नहीं हो सकता, बहुत समय लगता है उसके लिए। भूतकाल की परिस्थिति की अवहेलना होती है इसमें, है ना, भूतकाल में क्या हुआ, कैसे हुआ, उस पर फोकस नहीं होता है, मतलब बौद्धिक पर फोकस नहीं मिला के भूतकाल की परिस्थितियों की अवहेलना इसमें हो सकती है, ऐसा मान सकते हैं भाई, है ना। चलो, इसमें भावनाओं का सही अभिव्यक्ति नहीं होता है, मतलब भावना जो होती है, फीलिंग जो होती है, उसका सही तरीके से व्याख्या नहीं हो पाता है इसमें अनिर्देशित परामर्श में। इतना चीज को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, मतलब कुल मिला के कह सकते हैं, भावना संवेग पर बल, परामर्श प्रार्थी केंद्रित है, स्वनिर्देशित बनता है, कल्पना के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण करता है, परामर्श प्रार्थी की पूरा जिम्मेदारी होती है, समझने सुनने पर फोकस होता है, प्रार्थी का आत्मज्ञान विकसित होता है, लेकिन कुछ इसमें सीमा है, अधिक समय लगता है, परामर्शदाता जो है निष्क्रिय हो जाता है, विद्यालय में चीजें संभव नहीं है, भूतकाल की परिस्थितियों की अवहेलना की जाती है, भावनाओं का सही अभिव्यक्ति नहीं हो पाता है। इतना चीज हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े। चलो, अब देखो, समन्वित परामर्श, अगला क्या है साथियों, समन्वित परामर्श। अगला क्या है साथियों, समन्वित परामर्श। देखो, अब समन्वित का मतलब है दोनों को मिला देना है, निर्देशित और अनिर्देशित क्या करेंगे, मिला देंगे। तो देखो, इसमें क्या होता है, इसमें निर्देशित व अनिर्देशित दोनों के मध्यम मार्ग आधारित परामर्श होता है, मतलब दोनों के बीच का रास्ता निकालते हैं कि न परामर्श प्रार्थी वो रहना चाहिए, ना तो परामर्श दाता एक्टिव नहीं होना चाहिए, दोनों एक्टिव रहेगा इसमें ना, दोनों सक्रिय रहेंगे। देखो, दोनों पर आधारित होता है। देखो, यहाँ लिखा भी है, यह दोनों के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं। दोनों के लिए क्या करती है साथियों, अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है दोनों के लिए। इसमें परामर्शदाता व परामर्श प्रार्थी दोनों सक्रिय भूमिका में अपना योगदान देते हैं। याद रखेंगे, परामर्श प्रार्थी व परामर्शदाता दोनों सक्रिय भूमिका में अपना योगदान देते हैं। याद रखेंगे, परामर्शदाता व परामर्श प्रार्थी दोनों सक्रिय अपनी भूमिका प्रदान करते हैं। परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी दोनों सक्रिय स्थिति में अपनी भूमिका में योगदान देते हैं, सक्रिय होकर, एक्टिव होकर अपना जो काम है, उनका जो काम होना चाहिए उसमें अपना योगदान देते हैं। ठीक, चलिए, इसमें कार्य क्षमता पर अधिक बल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसमें कार्य क्षमता पर अधिक बल दिया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। ऐसा कौन सा परामर्श है जिसमें कार्य क्षमता पर अधिक बल दिया जाता है, क्योंकि दोनों एक्टिव रहेगा भाई, है ना, तो कार्य अच्छे से होगा, तो कार्य क्षमता पर बल इसमें दिया जाता है। ठीक, चलो, अब देखो, ये क्या है, कम खर्चीली है, याद रखेंगे, क्योंकि दोनों एक्टिव है भाई, अधिक प्रभावशाली है, इंपॉर्टेंट है, व्यवहारिक। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे समन्वित परामर्श। समन्वित परामर्श के बारे में हम लोग देखा था, कुछ बिंदु बचा है उसको देख लेते हैं। देखिए, कार्य क्षमता पर बल देता है समन्वित परामर्श, ये कम खर्चीली होता है। समन्वित मतलब दोनों परामर्श प्रार्थी व परामर्श
दाता दोनों के लिए उपयोगी होता है। ये कार्य क्षमता पर बल अधिक देता है, ये कम खर्चीला है, व्यवहारिक और समय की बचत होती है। इसमें उचित तालमेल विकसित किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है साथियों? उचित तालमेल विकसित किया जाता है, याद रखेंगे। स्थिरता में इसमें लेकिन कमी होती है। इसकी कुछ हानियां हैं या कुछ सीमाएं हैं, इसको देख सकते हैं। हानियां या क्या बोल सकते हैं साथियों? सीमाएं। इसको देखेंगे तो इसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ हानियां हैं, उसको ध्यान देना है। ये अधिक लचीलापन होता है साथियों, अधिक लचीलापन है। स्थिरता में इसका कमी होता है। दोनों पक्षों को स्थिर रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अत्यधिक कुशलता की इसमें आवश्यकता पड़ती है। क्या पड़ती है साथियों? अत्यधिक कुशल मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है, प्लस जो परामर्श लेने वाला है दोनों कुशल होना चाहिए। अत्यधिक कुशलता की आवश्यकता इसमें पड़ती है। ये उसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ कमियां हैं। स्थिरता में कमी, अधिक लचीलापन हो जाता है, अत्यधिक कुशल व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, कुशल मार्गदर्शक या कुशल परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। और ये होता है समन्वित परामर्श के अंतर्गत। कार्य क्षमता पर बल, कम खर्चीला, व्यवहारिक और समय की बचत, उचित तालमेल विकसित करना। ठीक है, तो ये जो है आपका परामर्श और निर्देशन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु था। ये हमारा उचित समन्वित परामर्श हो गया साथियों। इसके बाद हम क्या करेंगे? बाल मनोविज्ञान का हम लोग नया टॉपिक लेकर आएंगे साथियों। तो आप लोग क्या करेंगे? मंत्रा ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाइए। और थैंक यू सो मच साथियों मंत्रा ट्यूटोरियल के साथ जुड़ने के लिए। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रमोट करिए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।